खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। मारवाड़ी धर्मशाला स्थित गांधी चर्चा मंदिर में मंगलवार शाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से जमालपुर शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कमेटी के गठन को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जमालपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साईं शंकर ने की। बैठक का संचालन सेवा दल के नगर अध्यक्ष मोहम्मद नौसाद ने की। पर्यवेक्षक के रूप में बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के महासचिव ब्रह्मदेव चौरसिया, सेवा दल के जिला मंत्री आर.के. मंडल, शहर कांग्रेस कमेटी के संरक्षक कृष्ण मुरारी, अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के सरदार मोहम्मद कमरुद्दीन मौजूद थे। बैठक में शामिल शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कमेटी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद एनुल का नाम प्रस्तावित किया। इसके अलावा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ शहर कमेटी के विभिन्न पदों के लिए 15 सदस्यों के नाम को भी ध्वनि मत से प्रस्तावित किया गया। जैसे ही हम लोगों की इसकी जानकारी हुई, अति शीघ्र ही मैंने स्थानीय विधायक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक इनकी जानकारी दी और 5 दिन के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए, उनके परिवार के लोगों से मिले। धर्मशाला में ही शोक सभा का आयोजन किया गया। एक दिन पहले हमारे केंद्रीय जो कोषाध्यक्ष कई वर्षों तक रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी, ठीक है, उनका भी देहांत हुआ था। तो संयुक्त रूप से इसी धर्मशाला के प्रांगण में ही मोतीलाल वोरा जी का और हमारे माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष वसीम जी का, दोनों का ही संयुक्त रूप से शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी लोग उपस्थित लगभग हुए। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 40 दिन तक यहाँ हम लोग रखे हैं कि किसी भी तरह का कोई खुशी का प्रोग्राम अभी नहीं करेंगे। 25 जनवरी तक हम लोगों का कोई भी खुशी का कार्यक्रम अभी शहर में, क्योंकि 25 जनवरी 16 दिसंबर से अगर जोड़ा जाए, 31वां महीना है, तो 25 जनवरी तक हम लोग कोई भी खुशी का कार्यक्रम यहाँ अभी नहीं करेंगे अपने इस शहर कमेटी के अंदर। और अभी जो देश में किसानों की समस्या है, उसके लिए कल से ही आंदोलन पूरे नेशनल लेवल पर छिड़ चुका है कांग्रेस सेवा दल के द्वारा। मोहम्मद वसीम जी हमारे कांग्रेस सेवा दल के जिला मंत्री भी थे। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को ही मजबूत किया, बल्कि उन्होंने सेवा दल में भी हमारे नौसाद भाई, जो कि सेवा दल के नगर अध्यक्ष है, नौसाद आलम जी वलीपुर से हैं, हमारे इनाम आलम जी हैं, हाँ, यहाँ इनाम आलम जी भी हमारे कांग्रेस सेवा दल में जुड़े हुए हैं। और वसीम भाई बेगूसराय में जाकर इसका ट्रेनिंग भी लिए हुए थे सेवा दल का। तो वास्तव में उन्होंने इस संगठन को मजबूती करने के लिए जो अहम योगदान हुआ, उन्होंने पूरा योगदान दिया ना। हम लोग का भी फर्ज बनता है कि जो हो सके वसीम जी के आत्मा के शांति के लिए और उनके परिवार के साथ खड़े रहें। वसीम जी ने जो भी काम किए हैं जमालपुर में अध्यक्ष पद पे रहते हुए, उन्हें जब भी जानकारी होती थी कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे आने वाले हैं या यहाँ से गुजरने वाले हैं, उस समय ट्रेन चला करती थी। अभी ने लॉकडाउन में बंद है ट्रेन पिछले 8-9 महीने से। पिछले साल ही उनको जानकारी हुई कि तारापुर में कार्यक्रम है प्रदेश अध्यक्ष का, तो वो तुरंत आए हमारे ऑप्टिकल में कि साईं भाई कैसे कराया जाए ये काम। जो कब्रिस्तान है मुंगेर रोड में, उस कब्रिस्तान की 4 दीवारी टूटा हुआ है। कई जगह लोग कूड़ा भी फेंक देते हैं अगल बगल से लोग, तो वो जगह को दुरुस्त करना है। लोकसभा चुनाव में भी इस पर चर्चा हुई थी, जब लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि आए हुए थे जमालपुर शहर में प्रचार करने के लिए, तो उस समय भी इस पर चर्चा हुई थी। हालांकि लोकसभा में हम लोग सफल नहीं हो पाए, लेकिन एक रनिंग कैंडिडेट बन के 2nd स्थान पे हम लोग आए थे। लेकिन जब विधानसभा में हम लोग ने पूर्ण ताकत से उभरे और 53 साल के बाद यहाँ जमालपुर में कांग्रेस की विजय हुई। आज़ादी के बाद जो हमारे पहले विधायक थे
आपके जस्ट पीछे तस्वीर है उनके, योगेंद्र महतो जी, वो बरियारपुर के रहने वाले थे। जस्ट पीछे आपकी तस्वीर है सरदार जी, ठीक है। तो वो लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रहे, 1952 से 57, 57 से 62 और 1962 से 67 तक। 1967 के बाद यानी कि 2000 से पहले कितने हो गए आपके? 33 साल और इधर 20 साल, यानी कि 53 साल। 53 साल के बाद हमारे डॉक्टर अजय सिंह हुए हैं। माने कि 2 पीढ़ियाँ, इस बीच कहा जाए तो अगर 25 साल एक पीढ़ी हम मानते हैं तो 2 पीढ़ी खप गई, उसके बाद हमारे कांग्रेस के विधायक आए हैं। और इसमें सभी लोगों का योगदान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ये बोल देंगे कि महागठबंधन के लोगों का ही, बल्कि समाज के हर तबके ने, समाज के हर तबके के लोगों ने और बाजार में भी सभी लोगों ने हमें वोट दिया। और जिस ढंग से वसीम जी उस समय काम किए, हमको तो नहीं लगता है कि माइनॉरिटी का एक भी वोट इधर से उधर गया होगा। जिस ढंग से उन्होंने पूरे बाजार में घूम करके, क्योंकि यहाँ पर आर्य समाज स्कूल में 4 बूथ पड़ता है, तो उस चारों बूथ का मैंने जब रिजल्ट आया 10 नवंबर को, मैंने चारों बूथ का रिपोर्ट निकाल के देखा। डिफरेंस जो है एक एक बूथ में सेकंड कैंडिडेट से हमारे कैंडिडेट का, वो लगभग 200-250 वोट का डिफरेंस है। इतना डिफरेंस पूरे जमालपुर विधानसभा में शायद ही कहीं होगा कि बाजार का चारों बूथ इतना डिफरेंस। जिस बाजार को माना जाता था कि यह भाजपा का, एनडीए का गढ़ है, वाकई में वसीम के रहते हुए और हमारे सभी लोगों के, भाइयों के जज्बा को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया कि ये एनडीए का गढ़ है। ये बाजार, ये बराड़ चौक, ये पूरा एरिया जितना भी है, ये पूर्ण रूप से महागठबंधन की तरफ। धराड़ा में हम बराबरी पे रहे, खड़गपुर में थोड़ा पिछड़े, लेकिन ये बाजार से इतना वोट मिल गया कि हमारा जो माइनस जा रहा था उसको पॉजिटिव में करके हम लोग 5000 वोट से यहाँ विजय हासिल किए। तो वो एकजुटता रहना चाहिए, वो एकजुटता दिखना चाहिए, और हम लोग चाहते हैं कि 5 साल में वो सारा काम हो। और ये जमालपुर का सौभाग्य है कि एक बार जो काम करते हैं, जो आते हैं, लगातार वो 3 बार 4 बार तक बने हैं। चाहे वो हमारे योगेंद्र महतो जी हों, चाहे वो जो भी पूर्व में रहे हैं, 3-4 बार काम करने को मौका मिला है। और हम लोग को करना होगा, बाजार में रह करके पूरे जमालपुर विधानसभा के लिए काम करना होगा। इसके लिए विभिन्न तरह की कमेटियां का भी निर्माण किया जा रहा है। हम चाहेंगे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के गठन होने के बाद शहर में डेवलपमेंट के लिए जो कमेटी बन रही है, जैसे रेलवे क्षेत्र का, जमालपुर तो कहा जाता है कि एक तरफ कारखानियाँ है और एक तरफ व्यापारी है, बिजनेसमैन है। रेलवे लाइन के उस पार और इस पार का हम बात कर रहे हैं। दोनों में अगर तालमेल ठीक से चला तो शहर डेवलप करता चला जाएगा। एक ज़माना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जमालपुर को भारत का इकोनॉमिकल कैपिटल कहा जाता था। इकोनॉमिकल कैपिटल, यहाँ से लाभ कमा करके ब्रिटेन, लंदन जाता था पैसा। और जमालपुर रेलवे को जो विरासत मिली है जमालपुर रेलवे को, वो शायद ही विश्व में किसी भी रेलवे संस्थान को मिला होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 नोबेल पुरस्कार विजेता, मैं भारत रत्न की बात नहीं कर रहा, नोबेल, जो कि विश्व के 200 से ऊपर कंट्री में हो करके ये सेलेक्ट होता है, 200 कंट्रीज पर, नोबेल पुरस्कार विजेता जमालपुर रेलवे से जुड़े हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में एक नोबेल पुरस्कार विजेता गुजर गए, आर के पचौरी नाम थे उनका। वो जमालपुर SCRA में 60-70 के दशक में यहाँ ट्रेनिंग लिए हुए थे, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस में। यहाँ से वो फिर DLW गए, फिर कपूरथला गए, बाद में वो अमेरिका चले गए रेलवे को छोड़कर, और वहाँ उन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस, क्लाइमेट चेंज पर उन्होंने रिसर्च किया। और 2007 में अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति थे उस समय, अल गोर, उनके साथ संयुक्त रूप से इनको नोबेल पुरस्कार मिला है।
वो RK पचौड़ी जी इसी जमालपुर रेलवे से जुड़े हुए थे और 2018 में यानी कि आज से 2 साल पहले वो यहाँ आए भी थे कार्यक्रम में। लेकिन जब 60 के दशक में वो ट्रेनिंग लेके यहाँ से गए थे तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा और वो मुंगेर के साथ अन्याय हुआ है। जिस मुंगेर के इस जमालपुर में मतलब 150 साल का पुराना इतिहास रहा है, वाकई में यहाँ का इतिहास आज का नहीं है, 150 साल पुराना ब्रिटिश काल के समय में ये कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल हुआ करता था, उसके साथ ये अन्याय हुआ है। बिहार के अगर हम सभी परमंडल में बात करेंगे, ठीक है, मुंगेर भी एक परमंडल है, ठीक है, सभी परमंडल में मेडिकल कॉलेज है, लेकिन यहाँ हमारा मुंगेर परमंडल में मेडिकल कॉलेज नहीं है मुख्यालय में। यह मुंगेर के साथ भी अन्याय है, जमालपुर के साथ भी अन्याय है। हम लोग संगठन क्यों बनाते हैं, क्यों जरूरत पड़ी ये संगठन बनाने की, किसी भी तरह का संगठन, कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाया जा सके, कोई भी सामाजिक राजनीतिक संगठन। और राजनीति में तो हम लोग इसलिए हैं कि विपक्ष की आवाज़ बने, जनता की आवाज़ को वहां तक पहुंचाए। जनता की डिमांड क्या है, हम लोग मूलभूत सुविधा के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम सड़क के लिए और चिकित्सा के लिए और शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। आप सरकार का टोटल बजट देखिएगा, किसी भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, तो आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है ना, आज भी आपके पास मेडिकल कॉलेज है, यहाँ नहीं है तो अलग बात है, चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही है, हॉस्पिटल सब जगह खुला हुआ, लेकिन लोग उससे लाभान्वित कितना हो पा रहे हैं, सभी जगह भ्रष्टाचार है। सरकार के टोटल बजट का 2/3 पैसा चिकित्सा, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं में खर्चा हो जाता है, 2/3 पैसा, और आप उसका लाभ कहाँ उठा पा रहे हैं, क्योंकि 90% तो आपका चला जाता है भ्रष्टाचार में, 90% आप लोगों को नहीं मिल पाती है। और आप लोगों में से कुछ जागरूक लोग होते हैं तो संगठन बना करके इस काम को करते हैं। आप जिस दिन ठान लीजिएगा कि मुंगेर परमंडल में या जमालपुर विधानसभा में मेडिकल कॉलेज हो, वो उस दिन बन जाएगा। बस आप संगठन की ताकत को पहचानिए। हम लोग बस बिजनेस करने में, दुकानदारी करने में या जो भी अन्य काम में कोई फंसे हुए हैं, उसी में छोड़ देते हैं कि राजनीति पार्टी अपना आवाज़ उठाएगी। नहीं, जनता जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक नहीं उठेगा। हम एक दिन के लिए भी अगर जमालपुर की 1.5 लाख आबादी जो है रोड पर खली आ जाए, सिर्फ सड़क पे, दुकान खुला है, ठीक है, खुला है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सिर्फ सड़क पे आ जाए कि हमको एक चीज़ चाहिए कि यहाँ मूलभूत सुविधा, मुझे मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, तो वो हो के रहेगा। 1.5 लाख आबादी कम नहीं है, सिर्फ रोड पर आना है। हम ये नहीं बोलते कि यहाँ से चल देना है पटना की ओर या दिल्ली की ओर, बस अपने घर से बाहर सड़कों पर जिस दिन आ जाइएगा एक बैनर लेके कि हमें यहाँ मूलभूत चिकित्सा सुविधा चाहिए, तो वो आपको जरूर मिलेगा। सरकार ने सारा डाटा देना बंद कर दिया। इस कोरोना काल में मुंगेर जिला में कितने लोग कोरोना से मरे, कितने लोगों की बेरोजगारी में नौकरी गई, इसका कोई डाटा देने वाला नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सारा अब सूचना का अधिकार के जो मिलता था, जो कांग्रेस के काल में लागू किया गया, वो वर्तमान सरकार उसको ध्वस्त कर रही है, उस सिस्टम को। सारा संवैधानिक संस्थाओं का जो कि एक बनाया गया था सिस्टम, जिसमें भीमराव अंबेडकर से लेकर के जितने भी महान विभूति थे, एक संविधान के तहत जो कि भी काम भारत में होना है डेवलपमेंट का, वो सारा का सारा सिस्टम भंग हो रहा है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अभी भी टापू क्यों बना हुआ है? सबसे बड़ी बात यह है कि जमालपुर अभी भी टापू क्यों बना हुआ है? वो 60 के दशक में भी था और अभी भी है। और हम सिर्फ जमालपुर के नहीं, मुंगेर का भी बात करते हैं कि घोरघट पुल जो अगर टूटा हुआ है तो पूरा मुंगेर जिला भी अभी भी टापू बना हुआ है। किसी भी क्षेत्र का विकास तभी होता है, अगर मान लीजिए कि ये क्षेत्र है, जब वहाँ से यातायात का सभी जगह से जुड़ जाए, आना जाना सब जगह से परिवहन व्यवस्था से जुड़ जाए, तो वो क्षेत्र कभी भी नहीं, इसमें साइन नहीं करना है। एम्स बना उस समय, नेहरू जी के काल का मैं बात कर रहा हूँ। उस समय कोई भारत आर्थिक संपन्न नहीं था, हम लोग अविकसित देश में गिनती आते थे। अविकसित देश से कैसे हम विकासशील बने और विकसित देश होने की ओर हम अग्रसर हो रहे थे सब पिछले 70 सालों में। इतनी आधारभूत सुविधाएं नेहरू जी के काल में बनी। पंचवर्षीय योजनाओं से जाल बिछ गया था। पंचवर्षीय योजना तो आप लोग जान ही रहे हैं, जिसका नाम भी चेंज कर दिया वर्तमान सरकार ने। तो हमें जानना होगा अपने इतिहास को,
जितनी उम्र आप लोग में से जो बुजुर्ग लोग हैं आप लोग, उतनी साल में क्या देश में नेहरू जी से लेकर के अभी तक में हुआ, उस चीज को हमें जानना है। एक एक चीज को जानना होगा। उस समय घर से बुला के लोगों को रोजगार दिया जाता था, आज से 30 साल 40 साल पहले कहीं भी। और आज स्थिति यह है कि लड़के हमारे ग्रेजुएट कर गए हैं, तमाम ITI कर लिए हैं, IIT कर लिए हैं, BIT कर लिए हैं, विभिन्न इंजीनियरिंग मेडिकल का डिग्री लिए हुए हैं, लेकिन भटक रहे हैं बेरोजगारी। ग्रेजुएशन का डिग्री है, PG का डिग्री है, PhD का डिग्री आज चपरासी का फॉर्म निकलता है तो भरते हैं। PhD होल्डर लोग कि कहीं से मिल जाए चपरासी का भी। आखिर क्या ऐसी स्थिति आई पिछले 6-7 सालों में कि सारा सिस्टम खत्म हो गया। जिस दिन ये NDA की सरकार आई, उसने क्या बोला कि किसानों की आय में दुगना करूंगा। एक जुमलेबाजी छोड़ा, बाकी जुमलेबाजी तो हम लोग सुने कि नोटबंदी होगा तो भ्रष्टाचार का पैसा आएगा, विदेश से पैसा आएगा, ये आएगा। हम लोग तो साथे आ रहे हैं, GST लागू होगा तो ये होगा वो होगा। लेकिन देश की आधी आबादी किसानों की, किसान की आय दुगनी करने की इसने बात बोली कि 2020 तक मैं किसान की आय दुगनी कर दूंगा, क्योंकि 2019 का चुनाव इनको जुटना था। अब उसको बढ़ा के कर दिए 2022, अभी तो कह रहे हैं कि 2022 तक। और वाकई में किसान की आय दुगनी नहीं, किसानों को क्या बनाया जा रहा है, बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। जिस तरह से 1917 में चंपारण का सत्याग्रह आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, कि आपको इसी चीज की खेती करनी है, इतने कट्ठे जमीन में 3 कठिया परसा चलता था कि आपको उसमें नील की ही खेती करनी है, आपको यही खेती करनी है। अभी वही सिस्टम होने जा रहा है पूरे भारत में। शुरुआत तो पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी से होगा, धीरे धीरे दक्षिण भारत पूरा इसमें समा जाएगा। जगह जगह विभिन्न प्राइवेट कंपनी का बड़ा बड़ा बन चुका है गोदाम, स्टील का गोदाम। अगर वो उस चीज का खेती करेगा, वो उस चीज का स्टॉक करेगा, किस रेट में लेगा नहीं पता। किसान क्यों है रोड पे? क्योंकि किसानों को जब बोला गया था कि आय दुगना करने, यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस भी देना, जो कृषि बिल लाया गया, कृषि कानून बिल, ठीक है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं निकली। ये पूर्ण रूप से कॉर्पोरेट सेक्टर को सामने रखकर बनाया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से होती थी, उसी तरह से वर्तमान में ये कॉर्पोरेट कंपनी आ गई है, जिसका अंबानी अडानी लीडर है। यानी कि हम सभी जितने भी किसान भाई हैं, सब मजदूर हो जाएंगे, बस पैदा करेंगे, उनके गोदामों में भरेंगे। आज 17 रुपया किलो गेहूं है, वो हमसे जबरदस्ती, आज मान लीजिए हो सकता है कि 1-2 साल वो 17 की जगह 18 दे या 19 दे, लेकिन कुछ सालों के बाद वो जबरदस्ती आपसे 10 लेंगे। नहीं देंगे तो आपको गेहूं फेंकना पड़ेगा, जैसे आज आप टमाटर फेंकते हैं, अन्य चीज फेंकते हैं, और उसके गोदामों में पैक रहेगा। और जहां भी जरूरत पड़ेगा वो वहां 50 रुपया किलो, 100 रुपया किलो बेचना शुरू करेंगे। वो एक जमाखोरी होगा। यानी कि फिर ये छोटे किराना दुकानदार, आप एग्जांपल देखिए ना, मोबाइल में ही शहर में कम से कम 50 को मोबाइल दुकान है। लेकिन हमने कल भी पूछा कई मोबाइल दुकानदार लोग से, हमको भेंट होती है, भाई आज आपका जो सेलिंग है पिछले 4 साल में बढ़ा है कि घटा है? उसका एक ही चीज करना है कि घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि आज पूरे शहर में ऑनलाइन मोबाइल आता है, वहां सस्ता मिलता है ऑनलाइन, तो क्यों लेंगे दुकान में जा करके, है ना? तो दुकान तो खुलते जा रहे हैं, और कई दुकान जो बैंक से लोन लिए हैं बंद भी होते जा रहे हैं, तो बिक्री ही नहीं है। तो वाकई में अगर दुकानदार भाई समझ रहे हैं कि मेरी स्थिति नहीं बिगड़ेगी, तो किसानों के बाद उनका भी नंबर है, उन लोगों का भी नंबर है। धीरे धीरे आपको पता नहीं चल रहा है। अगर 5 साल पहले आपका मान लीजिए कि 1 लाख रुपया कमाई था सालाना, अभी वो घट के जरूर हर साल 10-10 हज़ार घट करके अभी 40-50 हज़ार में आ गया होगा। छोटे मोटे दुकानदार का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये घटता चला जाएगा। अगर आप 5 साल पहले 5 स्टाफ को रखे होंगे तो जरूर अभी कम हो गया होगा, 4 स्टाफ, 3 स्टाफ, 2 स्टाफ, घटते चल जाएगा। तो इसलिए हमें समझना होगा, वाकई में देश समाजवादी व्यवस्था, नेहरू जी का कॉन्सेप्ट था समाजवादी व्यवस्था, सभी को काम का अधिकार मिले। जितने भी कल कारखाने हैं उनका सार्वजनिक उपक्रम, माने सरकार का हो, किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं जाए, ठीक है? सभी को रोजगार मिले। बच्चे को हम पढ़ाते हैं किस लिए? अब आप बच्चे को अपना क्यों पढ़ाइएगा जब सरकार में रोजगार ही नहीं मिलेगा?
सरकारी नौकरी का हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे, वैकेंसी नहीं होगा, सारी चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे, तो फिर हम बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि बच्चे को पढ़ाते आज का तो शिक्षा का तो यही है ना कि भाई हम नौकरी ले, पहला उद्देश्य तो नौकरी लेना होता है। बाद में ना बोलते भाई पढ़े लिखे इंसान होंगे तो अच्छा सोच होगा, सोच बाद में बनता, पहला उद्देश्य क्या है? नौकरी लेना। तो बस हम अगर संगठन में जुड़े तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज हमारे पास जो माइनॉरिटी सेल के लिए आए हुए हैं एप्लीकेशन और फोटो स्टेट कराएंगे। ठीक है, निकालो ना तो जो भी वसीम भाई के अधूरे काम थे उन्हें पूरा करना है। सबसे बड़ी बात है, हमें परसों फिर मिले थे प्रदेश अध्यक्ष जी से, विधायक जी का स्वास्थ्य देखने के लिए गए हुए थे पटना। परसों सवेरे निकले थे, 5 बजे, रात में लौटे हैं 11 बजे के लगभग। ठीक है, तो सदाकत आश्रम भी गए, फिर विधायक जी रूबन हॉस्पिटल में एडमिट थे, अब वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। परसों पहला दिन हुआ 12 दिन के बाद, जब फीवर नहीं आए, नहीं तो फीवर बार बार उनको आ रहा था, हमेशा बढ़ते ही जा रहा था, 102 103 टेम्परेचर चला जाता था और लंग्स में भी कफ वगैरह जमा हो गया था। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में भी नहीं हो पाया ठीक से, अभी रूबन हॉस्पिटल में ठीक से इलाज चल रहा है, तो अब वो बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। तो हमारे जमालपुर के लिए मोहम्मद एनुल जी का नाम सर्वसम्मति से सभी लोगों ने मिलकर पारित किए हैं। सभी इसमें बरकत कुरैशी जी जिन्होंने समर्थन किया, मैं लिस्ट में नाम बताते चल जाता हूँ। मोहम्मद मनोवर जी, मोहम्मद इनाम जी, अजमत जी, रियाज जी, मोहम्मद इशार भाई, रईस आलम, मोहम्मद नवाब कुरैशी, मोहम्मद शहजाद राइन, मोहम्मद आलम, मोहम्मद नौसाल आलम, मोहम्मद एनुल, मोहम्मद आबिद और हमारे सरदार साहब मोहम्मद कमरुद्दीन, जिन्होंने आपसी सहमति बनाई। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोग आपसी तालमेल करके एनुल जी के नाम का समर्थन किया है, और जो वसीम जी के अधूरे काम जो होना था, अब वो इस महीने के बाद से वो गति प्राप्त करेगी। बहुत खुशी की बात है कि अल्पसंख्यक का आज एक कमेटी का गठन होने जा रहा है। इसमें इतने लोग आए हुए हैं और सभी कोई अपने काम धंधा को छोड़ करके आए हुए हैं, इसके लिए इन लोगों को धन्यवाद। क्योंकि कोई भी चीज़ आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे कार्य के लिए थोड़ा त्याग तो करना ही पड़ता है, और आप लोग त्याग करने के लिए तत्पर हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और आप लोग के बीच में हम समझते हैं जिन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुन रहे हैं, बहुत ही उचित है, और उनसे पूरी उम्मीद है हमको कि हमारे कांग्रेस पार्टी को एक ताकत मिलेगी और आगे हम लोग जो है कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकेंगे।